आज की चर्चा उन तमाम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत अहम है जो आने वाले वेतन संशोधन को लेकर लगातार अपडेट तलाश रहे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा बात फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर ही वो आधार है जिसके जरिए बेसिक वेतन, फिर उसी के साथ जुड़े कई भत्ते और आगे चलकर पेंशन की गणना पर सीधा असर पड़ता है। अलग अलग लेवल के कर्मचारियों के लिए अलग अलग अनुमान सामने आ रहे हैं, खासकर लेवल 1 से 5 तक, फिर लेवल 6 से ऊपर के स्तरों के लिए। इसी के साथ यह भी चर्चा तेज है कि अगर फिटमेंट फैक्टर 3 से ऊपर जाता है तो क्या वाकई कर्मचारियों को महंगाई के दबाव के मुकाबले कोई ठोस राहत मिल पाएगी, या फिर यह सिर्फ मांग और अनुमान तक सीमित रह जाएगा। अगर आप ऐसे ही भरोसेमंद और आसान भाषा में अपडेट चाहते हैं तो वीडियो पर नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे की हर जरूरी जानकारी समय पर मिलती रहे। कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को व्यवस्थित तरीके से सामने रखने की तैयारी तेज कर दी है। इस क्रम में एक लंबा चौड़ा प्रस्ताव और पत्र सामने आया है जिसमें वेतन संरचना, पे मैट्रिक्स, प्रमोशन, वार्षिक वृद्धि और वेतन निर्धारण के कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर विस्तृत सुझाव दिए गए हैं। इन मांगों को आगे किस तरह रखा जाएगा और किन बातों पर सहमति बनेगी, ये काफी हद तक उस प्रक्रिया पर निर्भर करेगा जो एनसीजेसीएम स्टाफ साइड के स्तर पर चल रही है। खास तौर पर स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा की भूमिका पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से विभिन्न यूनियनों और फेडरेशनों के सुझाव एक समेकित रूप में आगे बढ़ाए जाते हैं। यहां यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि केंद्र में जो ढांचा लागू होता है वही पैटर्न आगे चलकर राज्यों के लिए भी संदर्भ बनता है। राज्य सरकारें अक्सर उसी ढांचे को अपने हिसाब से संशोधित करके लागू करती हैं, इसलिए यह चर्चा सिर्फ केंद्र तक सीमित नहीं रहती। इसका असर बड़ी संख्या में राज्य कर्मचारियों तक भी पहुंचता है। सबसे प्रमुख मांग फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। इस समय 3 से लेकर 3.25 तक के आंकड़ों की चर्चा हो रही है और कुछ कर्मचारी संगठनों का यह कहना है कि कम से कम 3 का स्तर सुनिश्चित होना चाहिए। पिछली बार 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सबसे ज्यादा चर्चित रहा था और बहुत से कर्मचारियों की यह धारणा बनी कि उस स्तर पर बढ़ोतरी महंगाई, जीवन यापन और परिवार की जरूरतों के अनुपात में पर्याप्त नहीं थी। इसी कारण इस बार जोर अधिक मजबूत फिटमेंट फैक्टर पर दिया जा रहा है ताकि वास्तविक वेतन वृद्धि महसूस हो और सिर्फ कागजी बढ़ोतरी तक मामला सीमित न रहे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर हर नई बैठक और हर नए पत्र का सार आपको तुरंत मिले तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि ये अपडेट तेजी से बदलते हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा वार्षिक वृद्धि यानी एनुअल इंक्रीमेंट का है। अभी तक सामान्य तौर पर 3% वार्षिक वृद्धि का ढांचा चलता रहा है, लेकिन मांग ये उठाई जा रही है कि इसे बढ़ाकर 5% किया जाए। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि महंगाई के मौजूदा दौर में केवल 3% इंक्रीमेंट कर्मचारी के वास्तविक खर्च और जरूरतों के मुकाबले कमजोर पड़ जाता है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जिनकी जिम्मेदारियां परिवार, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और घर के नियमित खर्चों से जुड़ी होती हैं। वार्षिक वृद्धि बढ़ने से बेसिक में समय के साथ बेहतर ग्रोथ बनती है और इसी बेसिक से जुड़े कई भत्तों पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। इसका फायदा लंबे समय में कर्मचारी की कुल आय और रिटायरमेंट के बाद पेंशन पर भी दिखता है। यही वजह है कि यूनियनों ने इसे एक प्रमुख मांग के रूप में आगे बढ़ाने की तैयारी की है। अब सवाल यह है कि ये मांगें किस तरह आयोग के सामने रखी जाएंगी। बताया जा रहा है कि एक विस्तृत पत्र और प्रस्ताव के जरिए तमाम मुद्दों को एक साथ समेटकर प्रस्तुत करने की तैयारी है, ताकि बाद में अलग अलग बातों पर टुकड़ों में चर्चा करके मामला कमजोर ना पड़ जाए। इसी कड़ी में एक कर्मचारी संगठन, जिसे कई लोग एफएपीओ के नाम से संदर्भित कर रहे हैं, ने भी एनसीजेसीएम स्टाफ साइड को एक विस्तृत पत्र भेजा है। इस पत्र में फिटमेंट फैक्टर के अलावा पे मैट्रिक्स, प्रमोशन की संरचना, वार्षिक वृद्धि और वेतन निर्धारण की गणना से जुड़े बिंदुओं को
विस्तृत तरीके से रखा गया है। पत्र की लंबाई ही यह संकेत देती है कि इस बार संगठन सिर्फ एक दो मांगों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ढांचे में सुधार की दिशा में बात रखना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में एक और नाम सामने आता है, आयोग के नेतृत्व और दिशा को लेकर। चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई के सामने जब भी समेकित सुझाव रखे जाएंगे तो उनका फोकस केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं होगा। ग्रुप ए, सी और डी के कर्मचारियों के साथ साथ अलग अलग विभागों, विशेषकर उन विभागों के कर्मचारियों के हितों को भी ध्यान में रखा जाएगा जिनकी सेवा शर्तें, कार्यभार और जोखिम अलग होते हैं। रेलवे जैसे बड़े विभागों का उल्लेख भी बार बार आता है, क्योंकि वहां कर्मचारियों की संख्या और काम की प्रकृति दोनों ही बड़ी है। इसलिए मांग यह भी है कि वेतन निर्धारण ऐसा हो जो न्यूनतम वेतन से लेकर उच्च स्तर के वेतन तक एक संतुलित और न्याय संगत ढांचा दे सके। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी नामों और पत्रों की असली बात सरल शब्दों में आपको मिलती रहे, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे यह मुद्दा और तेज होने वाला है। सबसे तकनीकी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण विषय है एक्रॉयड फॉर्मूला और उससे जुड़ी अवधारणा। वेतन आयोग की सिफारिशों में वेतन निर्धारण का आधार सिर्फ एक गुणा कर देने तक सीमित नहीं होता। इसके पीछे उपभोग के मानक, परिवार की जरूरतें और जीवन यापन की न्यूनतम आवश्यकताओं का एक मानक ढांचा माना जाता है। इसी में फैमिली यूनिट की भूमिका आती है। अभी तक की चर्चाओं में अक्सर 3 फैमिली यूनिट को आधार मानने की बात सामने आती रही है, लेकिन अब कुछ संगठनों का कहना है कि फैमिली यूनिट को बढ़ाकर 4 किया जाए और कुछ की राय है कि इसे 5 तक किया जाना चाहिए। तर्क यह है कि वास्तविक जीवन में परिवार की जरूरतें 3 यूनिट में समाहित नहीं होती, खासकर जब शिक्षा, स्वास्थ्य, किराया, परिवहन और दैनिक उपभोग की लागत लगातार बढ़ रही हो। यदि फैमिली यूनिट और उपभोग से जुड़े मानकों में सुधार नहीं होता तो एक मजबूत फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद भी कमजोर पड़ सकती है। इसलिए जो संगठन इस फॉर्मूले में संशोधन की बात कर रहे हैं, वे सीधे तौर पर फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन की मजबूती की दिशा में ही बात रख रहे हैं। इसी के समानांतर यह भी चर्चा है कि कुछ वित्तीय विशेषज्ञ अपेक्षाकृत कम आंकड़ों की संभावना की बात करते हैं, यानी मांग 3 से 3.25 की हो सकती है, लेकिन अनुमान कम दायरे में रहने की बात भी कही जाती है। यहां असली सवाल यही है कि फैसला किस दिशा में जाएगा। अगर फैमिली यूनिट उपभोग मानक और कैलोरी आधारित मानकों में व्यावहारिक सुधार किए जाते हैं तो उच्च फिटमेंट फैक्टर के लिए तर्क ज्यादा मजबूत बन सकता है। लेकिन अगर बुनियादी मानक वहीं के वहीं रहते हैं तो पिछले पैटर्न की तरह सीमित वृद्धि की आशंका भी बनी रह सकती है। इसलिए इस बार यूनियनें सिर्फ फिटमेंट फैक्टर बढ़ाइए तक नहीं रुक रहे, बल्कि उस गणित की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं जिसके आधार पर पूरे वेतन ढांचे का निर्माण होता है। लेवल के हिसाब से भी अलग अलग प्रस्तावों की चर्चा चल रही है। एक विचार यह सामने आता है कि लेवल 1 से 5 के लिए फिटमेंट फैक्टर 3 के आसपास सुनिश्चित किया जाए, ताकि शुरुआती स्तर के कर्मचारियों को वास्तविक राहत मिले। लेवल 6 से 12 के बीच 3.0, 5 से 3.10 जैसे आंकड़ों की बातें सुनने में आती हैं और लेवल 12 से ऊपर 3.25 तक की मांग का उल्लेख किया जाता है। इसका उद्देश्य यह बताया जाता है कि अलग अलग जिम्मेदारी और उच्च स्तर के पदों के अनुरूप संतुलन बना रहे और साथ ही शुरुआती स्तर को भी मजबूत आधार मिले। न्यूनतम वेतन के संदर्भ में भी लोग तुलना करते हैं कि पिछली बार न्यूनतम वेतन बढ़कर 18,000 हुआ था और अगर इस बार उस बेस पर 3 का गुणक लगे तो शुरुआती स्तर का बेसिक एक नई ऊंचाई पर जा सकता है। हालांकि अंतिम आंकड़ा क्या होगा यह तभी साफ होगा जब सिफारिशें ठोस रूप ले लेंगी। इन सभी चर्चाओं के बीच एक तारीख बार बार सामने आ रही है, 25 फरवरी 2026। माना जा रहा है कि इस समय सीमा के आसपास एनसीजे-सीएम स्टाफ साइड स्तर पर प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए एक गहन प्रक्रिया चलेगी, जिसमें कई दिनों तक बिंदुवार चर्चा, मसौदा तैयार करना और फिर उसे आयोग के सामने रखने की दिशा में काम होगा। यही वह चरण है
जहां अलग अलग संगठनों की मांगे एक साझा दस्तावेज में ढलती है और वहीं से उनकी औपचारिक प्रस्तुति की राह बनती है। इसलिए यह तारीख कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि उम्मीदों और दिशा निर्धारण का एक संकेत बन चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही इस बैठक, मसौदे या प्रस्तुति से जुड़ा कोई ठोस अपडेट आए वो सबसे पहले आपको मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए। अब एक व्यावहारिक सवाल भी सामने आता है, लागू होने की समय सीमा को लेकर। आमतौर पर वेतन आयोग की प्रक्रिया में समय लगता है और कई बार सिफारिशें आने, मंजूरी मिलने और फिर लागू होने 18 से 24 महीने तक का समय लग जाता है। इसी वजह से बहुत से कर्मचारी यह महसूस करते हैं कि लाभ मिलने तक उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन इस इंतजार के दौरान भी हर कदम महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शुरुआती चरण में जो मांगें ठीक से दर्ज हो जाती हैं वही आगे चलकर वास्तविक लाभ में बदलने की संभावना रखती हैं। यही कारण है कि कर्मचारी संगठन इस समय अधिक सक्रिय दिख रहे हैं, ताकि कोई भी जरूरी बिंदु अंतिम दस्तावेज से छूट न जाए। आखिर में बात फिर उसी मूल मुद्दे पर आती है कि फिटमेंट फैक्टर और वार्षिक वृद्धि जैसे बिंदु केवल आंकड़े नहीं हैं। ये कर्मचारियों के जीवन स्तर, बचत, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य खर्च और रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा से जुड़े फैसले हैं। इसलिए जो भी मांगे रखी जा रही हैं, उनका उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों को ऐसा वेतन ढांचा मिले जो वास्तविक जीवन की जरूरतों के अनुरूप हो और पेंशनर्स को भी सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करे। आने वाले समय में जैसे जैसे इस विषय पर नई चर्चाएं, नए पत्र और नई बैठकों की जानकारी सामने आएगी, उन सभी को सरल भाषा में आपके सामने रखा जाएगा। अगर आप इस तरह के अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए कि आपके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर और वार्षिक वृद्धि का सही और व्यावहारिक स्तर क्या होना चाहिए। आपके सुझाव बहुत काम आते हैं, इसलिए कमेंट में यह भी बताइए कि आप लेवल वाइज फिटमेंट फैक्टर के प्रस्ताव को कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि फैमिली यूनिट और एक्रॉयड फॉर्मूला में सुधार के बिना वास्तविक राहत मिल पाएगी। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे उन साथियों तक भी शेयर करिए जिनके लिए यह मुद्दा सीधे तौर पर मायने रखता है। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।